So, welcome guys. So today we are going to start a new series known as climatology. ये जो ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली, जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी। तो क्लाइमेटोलॉजी बहुत से लोगों ने बोला कि क्लाइमेटोलॉजी पे उसमें कुछ प्रॉब्लम सारे लोगों को, तो क्लाइमेटोलॉजी पे जो है लेक्चर्स बनाने जा रहे हैं हम। तो एंटायर क्लाइमेटोलॉजी जो है इसको कवर किया जाएगा इस सीरीज में। तो कुछ 6 या 7 लेक्चर्स में ये पूरी सीरीज कवर होगी। तो पहला लेक्चर जो है ये है पहला लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी का। तो अगर स्टार्ट करें हम क्लाइमेटोलॉजी पे, तो जो बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है आदित्य, जो बेसिक डेफिनेशन देखेंगे यस क्लाइमेटोलॉजी की, वो क्या बोलता है कि ये जो स्टडी है वो टेम्पोरल और स्पैटियल वेरिएशन, टेम्पोरल का मतलब विद टाइम जो वेरिएशन हो रहे हैं, स्पैटियल मतलब विद स्पेस जो वेरिएशन हो रहे हैं। विद स्पेस। हाँ, या हम टाइम और टाइम, स्पेस दोनों को देखते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल टेम्पोरल वेरिएशन का इन द सेंस अगर हम बोलें कि 2 दिन में, 2 दिन के टाइम डिफरेंस में, 2 महीने के, 2 हफ्ते के या 2 घंटे के, ये टेम्पोरल वेरिएशन हो गया। स्पैटियल वेरिएशन मतलब 2 अलग अलग जगहों का वेरिएशन। तो जो अलग अलग। वेदर बिल्कुल। और क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्हीं का जो टेम्पोरल और स्पैटियल वेरिएशन है, उसी की स्टडी को कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी एज, जो कि इसमें दिख रहा है यहाँ पर कि इट इज द स्टडी ऑफ टेम्पोरल एंड स्पैटियल वेरिएशन। तो जनरली जो पैटर्न होता है वो रिकॉर्ड ओवर टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो पैटर्न है वो ओवर टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है। वेदर जैसे हम बोलें कि जो डेली बेसिस पे जो चीज घटनाएं हो रही हैं, जैसे, पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर हाँ दिन में जो हो रहा है बिल्कुल, उसको हम रेफर, बोलेंगे वेदर, और उसका जैसे, इंटीग्रेशन कर दें। हाँ, जैसे रेफर टू सम ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा, जो कि एक गिवन प्लेस एंड टाइम पर रिकॉर्ड किया जाए, तो वो वेदर हो गया। और उसी चीज का एवरेज लिया जाए, मतलब जैसे पर्टिकुलरली एक एक्सेप्टेड टाइम है जोग्राफर्स के बीच में 30 ईयर्स, तो 30 साल का अगर हम्म। रिकॉर्डेड टाइम ले लिया जाए या उससे ज्यादा या उससे कितना भी ज्यादा ले लिया जाए, तो जो एवरेज वेदर कंडीशंस निकल के आएंगी, जो एक पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न बताएंगी, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस है कि वेदर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए है, ठीक है, शॉर्ट जगह के लिए और जो है क्लाइमेट। उसको वेदर बोला हम्म। था। क्लाइमेट जो है वो बड़ी जगह के लिए और बड़े टाइम पीरियड के लिए। तो बोथ, दोनों ही जो वेदर और क्लाइमेट हैं उनको एक टर्म्स में, कुछ टर्म्स में रिप्रेजेंट किया सकता है। जैसे क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, विंड पैटर्न हो सकता टेम्परेचर, है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हो सकता प्रेसिपिटेशन। है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर इनको वेदर और क्लाइमेट दोनों को डिफाइन किया सकता है। तो सबसे पहले ये सब जानने से पहले अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो है वो एटमॉस्फेयर में ही होती हैं, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली जो है एटमॉस्फेयर में घटने वाली घटनाओं को ही क्लाइमेटोलॉजी बोला जाता है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो धरती और धरती के अंदर जो सतह पे हो रही हैं चीजें, जो हम्म। सतह को अगर हम बोले जाए टू स्पेसिफिक, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो चीजें हो रही हैं, ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस, जो भी लिथोस्फीयर, रॉक, हाँ, जो भी स्टडी करनी है हमको, वो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आ वो जाएगा। जियोग्राफोलॉजी में आ जाएगा। और एटमॉस्फेयर में जो घटनाएं हो रही हम्म। हैं वो हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। तो एटमॉस्फेयर को अगर हम्म। देखें तो एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से बना होता है, कि एक जो है गैशियस एनवलप है जो अराउंड द अर्थ, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कि धरती से जुड़ा हुआ है। क्यों? धरती की ग्रेविटी की वजह से, धरती की ग्रेविटी ज्यादा है ऑफ कोर्स। हम्म। अगर हम देखें मून पे ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं है। मार्स पे देखें, मार्स पे ग्रेविटी कम है, तो वहाँ पे जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो और धरती जितना डेंस नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो गैसों को रोके हुए धरती पे जो एटमॉस्फेयर बनाती है। तो बेसिकली ये 4 पार्ट्स में डिवीजन है उनका, अभी देखेंगे उनका। लेकिन जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है उसका क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहले गैसेस, गैसेस जो है उसका मेजर पार्ट हम्म। बनाती हैं। जो हम जानते हैं नाइट्रोजन है, बिल्कुल। अराउंड 78% के आसपास जो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जिसकी मात्रा करीब 21% के आसपास है, 21% के आसपास। एंड देन थर्ड हाईएस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर इज आर्गन, whose concentration is 0.97%। and then 0.97%। CO2, जिसको लेके बहुत चर्चा होती है कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये दिस इज ओनली कंसिस्ट ऑफ 0.04%। सोचो 0.04% में तबाही मचाई हुई है, तो अगर 1% हो गया ये, तो क्या करेगा, ठीक है। और देन जंगल ढा ओजोन, देगा। हाँ ओजोन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ओजोन मोस्ट तो है वो इम्पोर्टेंट। 2 तरह की होंगी। ओजोन जो है एक जहरीली गैस है, बट क्योंकि ये हाँ, सतह से थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए जो है एक गुड एक ओजोन की तरह काम प्रोटेक्शन लेयर करता है। की तरह काम करता है। प्रोटेक्शन हाँ, एक लेयर जो, प्रोटेक्शन लेयर, और दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग, वहाँ पे हम्म, वो हमारे लिए हार्मफुल ग्लोबल वार्मिंग में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, जो सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है, जिसे कहते हैं जो कैंसर कॉजिंग रेज है,
वो उसको रोकता है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर बहुत चर्चा में आया था क्योंकि हमने देखा था एंटार्क्टिका के ऊपर जो है एक होल हो गया था एग्जैक्टली। ओजोन लेयर में। और जिसको भरने के लिए जो है या तो 1985 में एक वियना कन्वेंशन साइन किया गया था, जिसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एग्जैक्टली। जिसकी वजह से जो है ओजोन लेयर का जो होल है वो धीरे धीरे अभी भर रहा है, क्योंकि हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली गैसेस को यूज को जो है एलिमिनेट करने की कोशिश की, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है। दूसरा पार्ट क्या है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है उसका कंपोनेंट जो है वेरी करता रहता है। जानते हैं हम, जो कोर ऑफ डेजर्ट होगा वहां पे 0% होगा, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में 4%, 4% 4% तक तक हो पहुंच सकता जाता है है, ये। एग्जैक्टली। या बिल्कुल। तो जो वेजिटेशन होता है वो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को भी बनाता है, उसी को माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वाटर वेपर ही जो है क्या रेनफॉल की पॉसिबिलिटी देता है, जाहिर सी बात है। साथ में जो बिल्कुल। थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट कैसे, वाटर वेपर अगर बहुत कम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है बेसिकली। तो वाटर वेपर जब लेटेंट जैसे हीट इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल लेटेंट हीट ही हम्म। नहीं, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो क्लाउडी डे होते हैं, क्लाउडी दिन होते हैं, उन रातों को अगर हम्म। ध्यान से नोटिस करें, जब अर्थ अपनी हीट को छोड़ रही होती है तो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और जो क्लाउडी नाइट्स को जो है वार्म कर देता है। तो ये एक ब्लैंकेट बॉम्ब इफेक्ट कर की देता है, तरह भी काम करता है। टेरेस्ट्रियल बिल्कुल। रेडिएशन तरीके से हम्म, भी उसको रोक लेता है। बिल्कुल। तो टेम्परेचर रेंज जो है वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर जो है वो ज्यादा होगा। और टेम्परेचर रेंज क्या होता है, टेम्परेचर रेंज का मतलब ये है कि जैसे दिन में हमने एक मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 8 डिग्री सेल्सियस, तो दैट मीन्स टेम्परेचर जो है इसी के बीच में जो है वो झूल रहा था, 8 से 10 डिग्री के बीच हम्म। में। तो 8 से 10 डिग्री ये हो गया उसका टेम्परेचर रेंज। तो अगर 8 से 10 डिग्री है तो वो टेम्परेचर रेंज छोटा हो गया। और अगर मान लीजिए कि हमने किया होता 20 से 10, मतलब मैक्सिमम 20 20 डिग्री होता है, मिनिमम 10 डिग्री, तो ये टेम्परेचर रेंज ज्यादा हो जाता। तो जहाँ पे वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर रेंज कम होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बिल्कुल। उतना ही कम डिफरेंस होगा। तो ये भी उसमें कम इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने बताया लेटेंट हीट का, तो वाटर जो है हम्म। वो अगर वेपर फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, इट विल हैव हाई एनर्जी देन द हाई वाटर, एनर्जी, एग्जैक्टली। लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू एट टू द हाँ, लेटेंट एट हीट। 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। तो वाटर हम्म। वेपर जो है हीट का भी कैरियर है, ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करता ही है, जैसे हमने देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड कंपोनेंट जो है एटमॉस्फेयर का वो है सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल्स। जो डस्ट है, कार्बन ब्लैक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को जो है वो ये भी अफेक्ट करती रेसिस्ट हैं। करता है, रिफ्लेक्ट बिल्कुल करता बिल्कुल। है। तो जो हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं, ब्लू कलर ऑफ स्काई जिसे कहा जाता है, वो भी इसी के कारण है कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो आने वाली लाइट को, सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट स्कैटर करता है बेसिकली। और जो ब्लू लाइट है, ठीक है, उसको ज्यादा स्कैटर करता है। तो ब्लू लाइट जो है वो हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। अदरवाइज जो है कोई वो, ब्लू दिखता है। हाँ सोचो अगर रेड कलर को कर रहा होता हम्म। तो रेड दिखता, ग्रीन को करता तो ग्रीन दिखता, बट रेड दिखता है। फॉर्चुनेटली ब्लू को करता है। और वही कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ओशन, इसलिए जो है हम्म। ओशन भी ब्लू दिखते हैं हमको। ओशन भी सेम उस कलर का बिल्कुल। दिखता है हमें। हम्म। और एक और इम्पोर्टेंट है, सॉलिड पार्टिकल जो है कंडेंसेशन करता है। कंडेंसेशन कैसे, मतलब ये एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई की तरह एक्ट करता है। जैसे हम एग्जांपल लें, जो क्लाउड है, क्लाउड को हमें लगता होगा कि ये वेपर है, बट क्लाउड इज एक्चुअली नॉट अ वेपर, ये सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल हैं। और वो दे आर सो माइन्यूट, इतने छोटे होते हैं कि वो उन पर ग्रेविटी का असर होता ही नहीं है, और ग्रेविटी के अंडर गिरते ही नहीं है। तो जो ये है हम्म। सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे जो डस्ट पार्टिकल है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लाई की तरह हाँ, एक्ट करता जो है। बन और वो के इसको। तो क्या करता है हम्म। कि जैसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई है, जो डस्ट पार्टिकल है उसके इर्द गिर्द जो है आसपास जो है बहुत सारे जो स्मॉल स्मॉल माइन्यूट वाटर पार्टिकल हैं वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। उसी प्रोसेस को बुलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। अब जब वो इकट्ठा होते 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 जब इतना बड़ा वो बूंद बन जाता है कि उस पर ग्रेविटी का असर होने लगे, तो अंडर द ग्रेविटी फॉल होने लगता है, तब होती है बारिश। सो तब दैट इज होती द है रीजन, बारिश। दैट इज द नोन रीजन नोन एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बारिश को हमने जो देखा होगा ना, टेक्निकल टर्म बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन। हाँ, तो एक टर्म आया था बीच में, आर्टिफिशियल रेन का सुना होगा। तो आर्टिफिशियल रेन हाँ, आर्टिफिशियल रेन। जो मैकेनिज्म यही है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वहां जाके ऐड कर दिया जाता है वहां पे, जिससे जो है वो वाटर पार्टिकल्स जो है कंडेंसेशन वो होगा। कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज हो जाए और जो है बारिश होती है। हम्म। तो अंडर द ग्रेविटी हम्म, प्रोसेस वो प्रेसिपिटेट होके नीचे आ के एज अ बिल्कुल रेनफॉल। बिल्कुल। तो ये तीन जो है इम्पोर्टेंट
कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के। अब जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का। स्ट्रक्चर आते हैं। हाँ, तो सबसे जो लोअर लेयर है वो कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की खासियत क्या होती है, जैसे ये धरती है, फॉर एग्जांपल ये धरती है, तो जो पहला लेयर है, द फर्स्ट लेयर अप टू अराउंड 8 किलोमीटर नियर पोल्स, अगर ये पोल्स बोलें तो 8 किलोमीटर यहाँ पे, और इफ दिस इज इक्वेटर तो यहाँ से जो है मतलब मैं 3D 3D है, किलोमीटर। मतलब 2D में दिखा नहीं पा रहा, बट इसके ऊपर जाके देखें तो इक्वेटर के ऊपर जो है वो करीब 18 डिग्री तक होता है, 18 किलोमीटर तक होता है। उसका रीजन ये है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और गैसेस एक्सपेंड करती हैं टेम्परेचर की वजह से। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जैसे हम इसलिए, लोगों को प्रॉपर्टी पता है गैस की, हाँ कि जब बिल्कुल वो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो एकदम से बिल्कुल भागेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और जो पूरे एटमॉस्फेयर का जितना भी वाटर वेपर है उसका 90% जो है हमें इसी मिल जाता है। मतलब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन हम पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें 75% जो भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें वो इसी लेयर में देखने को मिलती हैं हमको। जैसे ये लिखा भी यहाँ पे कि मोर देन 75% ऑफ द gases of the atmosphere are concentrated in troposphere। और हमने देखा कि नियर पोल इसका जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर होती है, नियर इक्वेटर अराउंड ये, अच्छा ये अप्रोक्सीमेट हाइट है, ये नहीं कि एग्जैक्ट 8 किलोमीटर, और कहीं पे हाँ, अगर आपने 9 हम किलोमीटर देख इसको लिया तो आके बोलो कि 9 बिल्कुल किलोमीटर नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर है। और अप्रोक्सीमेटली हटा, हमें यहाँ पे ये ध्यान या देना है कि इसको एकदम फैक्ट नहीं मानना है, बिल्कुल इसके बिल्कुल। ये तो और ऐसे नहीं है, ये व्हेन वैरी व्हेन करेगा। व्हेन इसे 18 तो मतलब 16 18 20 के अराउंड जो है ये अप्रोक्सीमेट हाइट करता है, ठीक है। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है कि जो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, वो जैसे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। हाँ टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। तो इसका हम्म, इसका रीजन क्या है कि जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों कम होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, देखो कि जब सन से आने वाली रेज होती हैं उसका जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा, E is equals to एच न्यू। एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, एच न्यू, म्यू और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा अपॉन पॉइंट वेवलेंथ। या वेवलेंथ। ये लैम्डा है, एक्स नहीं है, थोड़ा सा एक्स जैसा लग रहा था, बट ये लैम्डा है। तो कोई नहीं। लैम्डा है, तो अगर हम ये देखें ध्यान से तो एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, इजंट इट, एग्जैक्टली। है ना। एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो अगर हम क्या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जब सन की रेज आ रही हैं तो सन एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, तो वहां पे एनर्जी बहुत हाई है, तो वहां से आने वाली रेज जो होंगी उसका वेवलेंथ जाहिर सी बात है छोटा होगा। तो उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है दैट दे क्रॉसेस द एयर पार्टिकल ऑफ द अर्थ without disturbing their thermal properties and directly comes to the earth surface and directly heats the earth surface. And then when earth surface get heated, then earth started releasing the terrestrial radiation, वो भी हीट रिलीज करेगा ना अपनी। तो अर्थ जो बिल्कुल हीट करेगा। हीट रिलीज कर रहा है, अब उसका एनर्जी सोर्स जो है वो कम हो गया, इजंट इट। हम्म तो उसका एनर्जी सोर्स अब कम हो गया है तो कंपैरेटिवली वेवलेंथ बढ़ गया है अब, ठीक है। जब ये कम होगा तो तो वेवलेंथ जब वेवलेंथ इंक्रीज बढ़ कर जाएगा। जाएगा। तो वो वेवलेंथ जब बढ़ हम्म गया है तो अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छोड़ रहा है उस वो जो है जो एयर पार्टिकल है उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को उनमें से डिस्टर्ब किए बिना जा ही नहीं पाएंगी, तो थर्मल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब करेंगी, तो वो इसलिए जो एयर नियर द अर्थ सरफेस होगा वो गर्म होगा, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ठंडा होता एयर जाएगा, वो ठंडा कूल होता हो जाएगा, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अपर मोस्ट पार्ट जो है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, जाहिर सी बात है टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ इनवर्सली मतलब कम होता जाएगा, और ऑन एन एवरेज जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अपसेट हो हाँ, जाता है। तो और ट्रोपोपॉज इक्वेटर के पास जो है वो कोल्डर होगा पोल्स के बाद, क्यों, इसका रीजन देखा, हमने देखा था ना कि पोल्स के पास जो है हाइट जो है अराउंड 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो नॉर्मल लैप्स रेट जो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो पोल्स तक जाते जाते अगर हम 8 इंटू 6.5 करके देखें, अगर 8 इंटू 6.5 करें तो कितना होगा, अराउंड 8 6 48, अराउंड अराउंड सम 50 डिग्री सेल्सियस अराउंड होगा, पोल्स पे कम होगा, ठीक है। और अगर यही चीज हम्म हम इक्वेटर पे देखें 18 इंटू 6.5, तो ये हो जाएगा अराउंड 18 6 108 प्लस 18 9 100
17 अराउंड, तो 117 डिग्री सेल्सियस कम होगा पोल्स पर। सो दैट्स वाई जब ओवरऑल वो देखेंगे तो ट्रोपोपॉज पर इक्वेटर पर हाइट जो होगी वो -75 चला जाएगा, ठीक है, और पोल्स पर चला जाएगा बिल्कुल -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस एज फोर्टी कम्पेयर फाइव टू। डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज द रीजन वाई पोल्स पर जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा, ट्रोपोपॉज पे इक्वेटर पे कम होगा, ठीक है, ये रीजन है। हाइट हाइट जो है इज अ मेजर फैक्टर। फिर जो सेकंड लेयर आता है जस्ट उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ ये धरती है, ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, तो ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की खास बात क्या होती है कि यही यही स्ट्रेटोस्फेयर के आस पास में ही यहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिल जाएगा हमको, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे कहीं, ठीक है। और ओजोन लेयर की खासियत क्या होती है कि ओजोन लेयर जो है यूवी रेस ये को, दोनों के बीच में एक लेयर है। हाँ यूवी रेस को रोक देता है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर हम्म, में यूवी रेज नहीं आती हैं, बट स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेज होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर ऑफ कोर्स, जो हम जानते हैं अपर पार्ट जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगा, ओजोन ओजोनोस्फेयर भी इसी में लाई करता है, लाइस वो इन भी द देख लिया हमने। स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें जो है टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होगा, हाइट के साथ इंक्रीज क्यों इंक्रीज होगा, करता है। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे यूवी रेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इजंट इट। हम्म, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली। हाँ क्योंकि यहाँ पे ओजोन ओजोन लेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर में नहीं आने दे रहा था लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहा है वो, जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो यूवी रेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यूवी रेस जो है क्या उनकी खासियत क्या होती है, वो ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन में, एक नेसेंट प्लस एनर्जी, ऑक्सीजन या प्लस प्लस एनर्जी रिलीज रिलीज होती करते है, हैं। तो ये यही हीट जो है वो हाइट के साथ टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, ठीक है। इंक्रीज करती जाती या है। तो स्ट्रेटोपोस पे जाते हुए जाते जाते अराउंड अराउंड 0 डिग्री हो जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, कहाँ से -45 डिग्री सेल्सियस से, और -75 डिग्री सेल्सियस से वो बढ़ते माइनस बढ़ते जीरो सेवेंटी डिग्री हो फाइव जाता है। तक। तो लोअर पार्ट जो होगा वो कोल्ड होगा, अपर पार्ट जो है वार्म होगा, इसकी वजह से रीजन क्या होगा, जैसे हम जानते हैं कन्वेक्शन करंट कहाँ से होता है, कन्वेक्शन करंट कैसे मूव करता है, कन्वेक्शन टॉप करंट जो टू है बॉटम। वो या टॉप टू बॉटम तब मूव करता है वो, जब टॉप जो है वो हॉटर हो और अपर जो है वो हम्म, कोल्डर हो, लेकिन इसमें कूल हो। उल्टा हो जाता है, हम्म, लोअर पार्ट इज कोल्ड अपर हम्म, पार्ट इज वार्म, देयरफॉर कन्वेक्शन करंट अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है नहीं होता है, बट हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम चलती हैं, उसी को कहा जाता है जेट स्ट्रीम, जो कि एयरक्राफ्ट जो है इसी में फ्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है जेट स्ट्रीम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो अब आता है तीसरा जो लेयर आता है वो आएगा मिसोस्फेयर का, मेसोस्फीयर। ठीक है। तो मिसोस्फेयर क्यों, मिसोस्फेयर की खासियत क्या है, अगर हम मिसोस्फेयर को देखें तो ये थर्ड लेयर है जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये हाँ 80 और किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। हाँ मीन सी लेवल से बिल्कुल सही इसमें बात है। इसमें जो है हाँ, और फिर सेम ट्रोपोस्फेयर की टेम्परेचर तरह आ जो हो जाएगा, जाएगा। वो हाइट के साथ हाँ बिल्कुल डिक्रीज सेम करना एज शुरू हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। हाइट के साथ डिक्रीज करना, हम्म, उसका रीजन क्या है। अब अगर हमने जैसे हमने देखा सेकेंड लेयर में यूवी रेस की कंसंट्रेशन हाइट के साथ बढ़ रही है, यूवी रेस की कंसंट्रेशन तो इसमें भी हम्म, हाइट के साथ बढ़ रही है, बट एग्जैक्टली। ध्यान देने की बात क्या है, हमने पहले उसमें देखा था कि 70 अराउंड 90% जो है या 75% जो गैसेस हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही हैं। तो विद हम्म, हाइट जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी मेसोस्फेयर में, तो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, दैट्स लिमिटिंग वाई। फैक्टर का बन जाएगा। हाँ तो दैट्स वाई हाइट के साथ जो है वो टेम्परेचर वो जो O2 जो टूट रहा था 2O में नेसेंट ऑक्सीजन में प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो एनर्जी रिलीज जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज होना शुरू हो वो जाएगा, इसमें हाइट के साथ हम्म, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा मेसोस्फेयर में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो मोस्ट बिल्कुल। मिट्योर जो आते हैं ना बाहर से वो सब इसी में बर्न हो जाते हैं, और मिट्योर में जो मॉइस्चर होता है वही वही कुछ काम कुछ करते थोड़ा हैं, बहुत हाँ क्लाउड्स बन क्लाउड जाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, बिल्कुल। फिर जो क्योंकि वो लास्ट, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का ऐड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो लास्ट लेयर आता है वो आता है थर्मोस्फेयर का, जो इसके ऊपर होता है। थर्मोस्फेयर की खास बात क्या, डायग्राम पे मत जाए, डायग्राम जो थोड़ा सा बन रहा है टेढ़ा, ठीक है। तो कोई नहीं। जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, अब इसमें क्या होता है टेम्परेचर के साथ हाइट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्यों, अब हमने देखा ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर तो हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ यूवी रेज नहीं है, अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, सबका तांडव चलेगा यहाँ पे, सब मिलके जो है टेम्परेचर बढ़ा हम्म, देंगी, तो हाइट के साथ जो है सब टेम्परेचर मिलेंगी। फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे यही जो है इट ग्रेजुअली मर्जेस विद स्पेस में जाके स्पेस। मिक्स हो जाता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू हाइट ऑफ 450 किलोमीटर, इसको बोलते हैं आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इसमें आयंस प्रेजेंस होते हैं, और जो धरती का मैग्नेटिज्म है, अर्थ का मैग्नेटिज्म है, वो 90% तो उससे होता है, क्या नाम है, जो अर्थ में मोल्टन लावा है वो रिस्पॉन्सिबल है,
बट 9% अराउंड जो है आयनोस्फेयर जो है वो सोर्स जो है कंट्रीब्यूट करता है अर्थ की मैग्नेटिज्म में, और रेडियो सिग्नल भी है यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं धरती में, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आउटर मोस्ट पार्ट जो है इसका थर्मोस्फेयर को ही जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनर मोस्ट पार्ट आयनोस्फेयर बोला जाता है, आउटर मोस्ट पार्ट जो है एक्सोस्फेयर, और ये ग्रेजुअली जो है मर्ज होता है स्पेस में। सो दैट वाज द that is the introduction of the climatology that we have seen. In next lecture we will see what are the elements of weather and climate, that is insolation. If we see elements of weather and climate, first is insolation, second is very important, it is atmospheric temperature. So insolation क्या होता है अगर बोलूं मैं आपको, insolation आई बेसिकली, थिंक मैं हाँ जो मैं कह सकता हूँ कि जो सन रेज ऊपर से आ बिल्कुल रही हैं सनरेज या आ रही है, बिल्कुल इंसुलेशन, तो वो इंसुलेशन हो गया, उससे क्या होगा, इंसुलेशन से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर घटने राइज होगा, घटने बढ़ने से जो है क्या होगा, तीसरा प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो वो बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी, विंड टेम्परेचर, विंड को काफी अफेक्ट मतलब करेंगी, पूरा। ह्यूमिडिटी, हाँ, प्रेसिपिटेशन, सब तो यही सब है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सो टिल देन विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। थैंक यू।